सर एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ग्रामीण परिवेश से आने के बाद भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। आज वो जो कुछ है शिक्षा की वजह से। सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ जी जी। और मैं पहली दूसरी तीसरी क्लास तो मैंने अपने गांव में ही पढ़ी। उसके बाद में 4th क्लास से 10th क्लास तक वहीं पे मैं एक विवेकानंद स्कूल है वहीं पे मैंने अध्ययन किया। और मेरी इस जर्नी के अंदर माता पिता की भूमिका के साथ में मेरी जो फूफा जी है बुआ जी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भी करते अपने शिक्षक को। जी सर। उस बारे में क्या कहें? गुरुजन वह एक व्यक्तित्व है जो खुद जीवन में अगर सफल है तभी तो हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद में एक गुरुजन का जो मोटिव होता है उसका ये मोटिव होता है कि मैं अपने से उच्च स्तर पर अपने विद्यार्थी को भेज सकूं। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में हमेशा एक मेहमान जो होते हैं अपने आप में ख़ास होते हैं, उनकी बातें ख़ास होती है, उनका जो जीवन चक्र है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है या फिर हम कहें उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो अपने आप में बहुत अहम और ख़ास होती है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो भी अपने आप में बहुत ही ख़ास है। शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा किस तरह से मानव जीवन को प्रेरित करती है, किस तरह से शिक्षा मानव जीवन के अंदर प्रभाव डालती है, उनका जीवन स्तर बढ़ाती है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके कुछ सटीक एग्जाम्पल्स होते हैं। वही हमारे साथ आज मौजूद हैं एडी सर। एडी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद जी। एडी सर, अपने आप में नाम भी देखिए आप, एडी, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एडी सर से उनकी जर्नी के बारे में। एडी सर एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ग्रामीण परिवेश से आने के बाद भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज वो जो कुछ है शिक्षा की वजह से है। सर, जैसा कि हमने अभी ऑफिस में भी बात की, एक नॉर्मल डिस्कशन किया, उसके अंदर चीज़ें निकल के आई आपकी। एक ग्रामीण परिवेश में आपने कहा दूध बेचता था। जी सर। वहाँ पे लोग ये ताने मारते थे या फिर एक चैलेंज देते थे, बोले ये कैसे पढ़ेगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा। जी सर। क्या जर्नी रही, जानना चाहेंगे? सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। जी जी। और मैं पहली दूसरी तीसरी क्लास तो मैंने अपने गांव में ही पढ़ी। उसके बाद में अपना गांव जो मंडोवरी है, परबसर तहसील, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैं 4th क्लास के अंदर पास में ही गांव है करकेड़ी, किशनगढ़ तहसील में आता है। ठीक है। वहाँ गया मेरी बुआ जी और फूफा जी के पास में। उसके बाद में 4th क्लास से 10th क्लास तक वहीं पे मैं एक विवेकानंद स्कूल है वहीं पे मैंने अध्ययन किया। अच्छा, बुआ जी के पास रह के आपने? हाँ, बुआ जी के पास में वहीं पे रह के अध्ययन किया। और मेरी इस जर्नी के अंदर माता पिता की भूमिका के साथ में मेरी जो फूफा जी है बुआ जी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और वहाँ पे जो मेरे बड़े भाई साहब थे बुआ जी के, बड़े लड़के लक्ष्मण जी कोकल, उनका जो व्यक्तित्व है वो मेरे व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। अब एक छोटा सा एक बच्चा क्या जानता है, लेकिन उनके द्वारा सुबह और शाम हमेशा मेरे को पढ़ाई का महत्व बताना, एक लेमन लैंग्वेज में ये समझाना कि अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने परिवार की पृष्ठभूमियाँ बदल सकते हो। बहुत अच्छी बात। अपने परिवार का इतिहास या एक नया परिवेश बना सकते हो अपने परिवार में। हाँ। और यही चीज़ें मैं धीरे धीरे सोचना मैंने स्टार्ट की। ठीक है। पहला जो मेरा मोटिवेशन आया वो 5वीं क्लास के अंदर, क्योंकि 5वीं क्लास में मैंने जब नवोदय की तैयारी की तो एक तो पढ़ाई का जुनून पैदा हुआ। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को केवल इतना बोल दिया कि अगर आप नवोदय में की परीक्षा में पास हो जाओगे तो उसके बाद में आपको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। मैंने कहा यार इससे अच्छा मौका हो ही क्या सकता है। तो मेरे को याद है आज भी, मैं 5वीं क्लास के अंदर सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता था। हाँ, 3 बजे? 3 बजे सर। अरे। उसके बाद में मैंने नवोदय की पूरी प्रिपरेशन की, उससे मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई, बट फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में एक पढ़ने का नया जुनून पैदा हो गया। उसके बाद में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। लेकिन 7th क्लास में मैंने सर एक सपना देखा। उस समय क्या कि 8th क्लास में बोर्ड चलती थी। 8th में बोर्ड होता था। तो जो मेरे से जो सीनियर थे, बेच था, और उसमें जो फर्स्ट रैंकर थे उनको
पूरे गांव में सम्मानित किया जाता था। तो जब उनको स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा था तो मैंने ये सोचा यार कुछ भी हो जाए, अगली बार इस स्टेज से सम्मानित होना है। अच्छा। और मैं पूरी 8th क्लास में 21 जुलाई से लेकर पूरी 8th क्लास की क्लास में सुबह 3 बजे उठता था और हमेशा सोचता था कि बस उस स्टेज पे सम्मानित होना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में जब 8th क्लास का रिजल्ट आया तो जनरली मेरी 6-7 क्लास में 4th-5वीं रैंक चलती थी, तो पहले मेरा रिजल्ट चेक नहीं किया, जो टॉपर थे उनका रिजल्ट चेक हुआ। लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि हमारी जो स्कूल थी उसके बजाय कोई दूसरी स्कूल टॉपर बन गई। और गांव में ये होता ही है, कंपटीशन होता है स्कूलों में कि हमारी स्कूल टॉपर रहे। लेकिन उसके बाद में जब मैं मेरा रिजल्ट चेक करके आया और उसमें 8th में मेरे 94.2% थे, तो पहले तो भाई साहब ने बोला कि ये एक तो रियल है या ऐसे ही। नहीं, बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, एकदम रियल है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो उन्होंने फिर स्कूल वालों को फ़ोन किया कि भाई इसके इतने परसेंटेज बने हैं और इतना है। तो उनका फिर स्कूल वालों का भी मोटिवेशन चेंज हो गया कि यार हम क्या बन गए हैं, गांव के टॉपर बन गए। उसके बाद में 8th क्लास में मैं जब टॉपर बन गया तो 10th क्लास में मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस बार फर्स्ट रैंक नहीं आया तो लोग ये भी तो ताना दे सकते हैं कि पिछली बार तो ऐसे आ गया होगा 8th क्लास में। बिल्कुल। तो फिर वो मेरा मोटिवेशन था। इसके अलावा मैं जब अपने बुआ जी के पास में वहाँ रह के पढ़ता था तो बड़े भाई साहब की पहले किराना की शॉप थी, तो मैं किराना की शॉप पे भी काम करता था। अच्छा। उसके बाद में जैसे ये मेलों के अंदर मिठाइयों की दुकान लगती है तो वहाँ पे भी मैंने काम किया है। ओहो। और पूरे 9th-10th के क्लास के अंदर मैं सुबह सुबह से ढाणियों में से दूध लेके आता था। और 10th क्लास में पहले दूध लेके आता था मॉर्निंग में, मतलब 6 बजे निकलता था, 7 बजे का टाइमिंग होती थी, तब तक 1 घंटे के अंदर दूध लेके आ जाता था। बिल्कुल। और उसके बाद में स्कूल जाता था। तो अब गांव में दूध की टंकियाँ लेके जब घूम रहे हैं तो लोगों का तो पर्सपेक्टिव यही है कि भाई ये तो सुबह शाम काम कर रहा है, ये कभी पढ़ता होगा। लेकिन मैंने कहा मेरा वो 3 बजे वाला फंडा 10th क्लास में भी फिक्स था, 3 बजे उठना। उसके बाद में जब 10th का जब रिजल्ट आया तो आज भी मेरे को याद है कि ऐसे ही हम कहीं पे खड़े थे तो वहाँ कोई मित्र की शॉप थी। तो दूसरे भाई ने कहा कि वो टॉपर बना है। तो उन्होंने कहा यार वो कहाँ से टॉपर बना है, वो तो सुबह शाम दूध की टंकियाँ लेके घूमता है। तो उन्होंने खुद ने जब रिजल्ट चेक किया तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो गए। और उस समय मैं 10th के अंदर तहसील टॉपर था और ज़िले के अंदर मेरी 9वीं मेरिट थी। अरे वाह। उसके बाद में हमारे जो गुरुदेव थे श्री मूलदेव भानु सर, उनका मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि इतनी नहीं थी कि हम 11th-12th क्लास किसी शहर में पढ़ सकें, वहाँ का खर्चा उठा सकें। तो उन सर ने कहा कि आप चिंता मत करो, कुचामन के अंदर एक टैगोर स्कूल है। तो वहाँ पे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल का टॉपर है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो वो सर मेरे साथ चले, उन्होंने मेरा वहाँ पे एडमिशन करवाया और टैगोर स्कूल ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया और मेरे को 11th-12th में पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट से मेरे से एक सिंगल रुपया नहीं लिया। 11th-12th क्लास में वहाँ पे हमारे छात्रावास अधीक्षक थे जगदीश कुलेरी सर, जाबर सर, और वहाँ के जो चेयरमैन सर है पुरनमल रिनवा सर, ये मेरे से जब भी इंटरेक्शन करते थे तो उनका इंटरेक्शन में यही होता था, देख भाई हमने तेरा ध्यान रखा है तो हमारा ध्यान रखना, मतलब हार्डवर्क करना भाई, जिस पर्पज़ के लिए आए हार्डवर्क करके अच्छा रिजल्ट देना। तो फिर 11th और 12th के अंदर पूरे जुनून से वहाँ पे मैंने मेहनत की और 11th-12th में भी मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 12th के अंदर 95% थे। उसके बाद में जब टैगोर स्कूल की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मेरे जीवन में जो भूमिका रही है वो ये है कि टैगोर स्कूल ने मेरे को मंच प्रदान किया पढ़ाने का। अच्छा। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि संडे को जो हॉस्टल में जो पढ़ने में थोड़े अच्छे बच्चे हैं उनकी क्लास लगाते थे। और मैं 11th क्लास में भी अपने साथियों को पढ़ाता था संडे वाले दिन और 12th क्लास में भी अपने साथियों को पढ़ाता था। वहीं से मेरा जो टीचिंग के प्रति अपना जो पैशन है वो धीरे धीरे क्रिएट हो गया। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कुछ बातें जो एडी सर ने अभी बताई, देखिए सबसे पहली बात तो कि इन्होंने एक मोटिव तय किया, मुझे पढ़ना है, 3 बजे उठ के पढ़ना। आप सोच सकते हैं कितना हार्ड वर्किंग, कितना मतलब एक गोल सेट किया होगा आपने। फिर उसके बाद में जो इंटरेक्शन आपने बताया, जो आपने जो टीचर्स थे आपके उनके साथ में होता था,
तो वो इंटरेक्शन सर मैं देखता हूँ आजकल ख़त्म सा हो गया। जी सर, जी सर। शहरों के अंदर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं, अदर स्कूल्स हैं, बड़ी मोटी फीस भी लेते हैं, चीज़ें जी भी सर। हैं। क्योंकि एक मैं हमेशा सर वही सपना मतलब पुराने दिन कई बार याद करता था, हमने अपने शिक्षकों से पिटाई भी खाई है, जी सर। डांट फटकार भी खाई है। जी सर। आज स्कूल के अंदर देखो सब चीज़ें नदारद हैं, बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते और नहीं कर सकते, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, भाई सब ठीक है। लेकिन हार्ड वर्किंग पढ़ाई के अंदर जिस तरह से अब तक बच्चा खुद का गोल सेट नहीं करेगा, चीज़ें सेट नहीं करेगा। अब आपने सपने देखे, जी सर। है ना, खुली आंखों से भी देखे, बंद आंखों से भी देखे, और आपने अपना गोल जो था वो सेट किया, उसके बाद आज आप सक्सेसफुल हो। तो जी आप सर। भी जैसे टीचिंग लाइन के अंदर हो, अभी आप पढ़ाते भी हो बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप आ गए हो, तो आप भी मतलब मोटिवेशनल चीज़ें जो होती है अपनी, या पुराना जो ढंग था पढ़ाई का, उससे कितने सहमत हो मुझे बताओ आप। सर देखो, परिवर्तन समय की मांग है। नहीं बिल्कुल वो होनी चाहिए, जी सर। बट मैं जो पूछना चाह रहा हूँ सर कि इनोवेशन के नाम पे जो आजकल चल रहा है उन चीज़ों में, और जो हमारी पुरातन जो चीज़ें थी जिसके अंदर शिक्षा की पद्धति थी, जी सर, रवैया था, जी सर। क्योंकि आपने देखिए सब अपने शिक्षक जो थे उनका सबका आदर से नाम लिया। आज की डेट में हम बच्चों को नहीं देखते जी कि सर। गुरु जी के ढोक लगा रहे हैं और कर रहे हैं, बोले हाँ पढ़ाया होगा वो ठीक है। जो पुराने लोग थे वो आदर करते हैं, आज भी करते हैं अपने शिक्षकों को जी आदर। सर, जी उस बारे में क्या कहते हैं? सर, गुरुजन वह एक व्यक्तित्व है जो खुद जीवन में अगर सफल है तभी तो हमें सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में एक गुरुजन का जो मोटिव होता है, उसका ये मोटिव होता है कि मैं अपने से उच्च स्तर पर अपने विद्यार्थी को भेज सकूं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही सर। और अगर हम एक गुरुजन के जीवन को देखना चाहे, अगर एक गुरु की सफलता को देखना चाहे, सर अगर हम टीचर की या गुरु की सफलता को केवल उनके जीवन के परिदृश्य तक देखेंगे तो हमको सीमित लगेगा। बिल्कुल सही। लेकिन एक टीचर की सफलता किस में है कि उनके स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं, उनके स्टूडेंट कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे। तो अगर एक टीचर को हम पूरे विस्तार के रूप में देखना चाहे तो टीचर के साथ में स्टूडेंट लोगों की सफलताएं जुड़ती हैं, और तब जाके एक टीचर का पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। निश्चित तौर पे सर। और हमारे देश में क्या होता है कि सर इस प्रोफेशन को उतना सीरियस लिया नहीं जाता है। उसकी बजाय जैसे आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी, इस फील्ड में लोग ज़्यादा जाना रुचि कर रखते हैं, क्योंकि टीचर को लेकर ये है कि समाज में कि भाई केवल टीचर ही तो है, ठीक है। लेकिन सर उनका जीवन में आज, जैसे मैं आपको मोलदेव भानु सर की बात बोलता हूँ सर, वो सर सन 2000 में हमारे यहाँ करकेड़ी गांव में आए। तो उस समय करकेड़ी परिक्षेत्र में लगभग मान लो कि छोटे मोटे 4-5 लोग सरकारी नौकरी में होंगे, लेकिन उन्होंने एक वैचारिक क्रांति के रूप में ऐसा कार्य किया कि आज लगभग उनके पढ़ाए हुए सर 300 स्टूडेंट सरकारी नौकरी में हैं। कुछ लोग जैसे इंडस्ट्री के सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं। और उन सर का हमेशा एक सपना था कि यार मेरी इच्छा है कि एक बार मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अरे एक उनके पढ़ाए हुए सर गंगाराम पुनिया सर आईपीएस हैं, तो उनकी था कि आईपीएस बन गया है, लेकिन जब भी मेरे से मिलते थे हमेशा ये बोलते थे कि एक बार क्या बने मेरा पढ़ाया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर। जब मैंने पिछला इंटरव्यू दिया था तो पिछली बार फाइनली सफलता नहीं मिल पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद में अंतिम रूप से इसमें जब सफलता मिली तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो सफलता है एक सामूहिक प्रयास है, मेरा कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली सर, बिल्कुल। इसमें जैसे मेरे माता पिता की भूमिका है, अपने परिवार के सभी सदस्य, बड़े भाई छोटे भाइयों की भूमिका, अपने जो बुआ जी के मैंने आपको जो भाई बड़े भैया बताए थे उनकी भूमिका है, और आज तक मैंने जितने भी गुरुजनों से ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी मैंने अध्ययन किया उन सभी की सर महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित तौर पे। नहीं तो आप जब मतलब स्कूलिंग जब आप कर रहे थे तो मेरे को आपकी बातों में सेक्रीफाइस नज़र आ रहा है। सेक्रीफाइस वर्ड जो है ना वो बोला नहीं गया, लेकिन वो एक बातों के अंदर साफ तौर से नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो अवस्था थी एक लड़कपन की अवस्था, घूमने फिरना, मौज मस्ती, पढ़ाई भी हो रही है, सब चीज़ें भी हो रही है, उस बीच आपने वो सब चीज़ें छोड़ी, आपने काम, पढ़ाई, काम और पढ़ाई। तो वो किस तरह का? सर मेरे बड़े भाई साहब का यही कहना था कि बाकी वाले लोग क्या करते हैं, खेलने वेलने में उधर टाइम खराब करते हैं या मान लो एंजॉय करते हैं। तो ऐसे सोचा कर तू जो ये काम करता है
यही तो तेरा एंजॉय का पल है। हाँ। ठीक है, तो ये आपका एंजॉय हो गया काम करने वाला, और बाकी टाइम अपना पढ़ लिया कर। हाँ। तो ऐसे समझो कि मेरा ये जो काम करना, यही मेरा क्रिकेट खेलना था, यही मेरा वॉलीबॉल खेलना था। हाँ। ठीक है, उसमें मेरा एंजॉय टाइप में हो जाता था, और बाकी वाले टाइम में मैं अपना पढ़ाई कर लेता था। निश्चित तौर पे ठीक है। देखिए, क्योंकि वही चीज़ें करी ना, वो अप्लाई करते गए जीवन के अंदर, तब जाके आज सुनहरे दिन, गोल्डन डे जिसको बोलते हैं ना, वो एडी सर देख पा रहे हैं। तो सर, आपने जैसे बताया था 12th क्लास तक आपने टीचिंग भी करी, साथ फॉलो करें, उसके बाद आप मोल्ड हुए कि टीचिंग लाइन के अंदर आगे बढ़ना है। उसके बाद का सफ़र क्या रहा? सर उसके बाद में जैसे 12th के बाद में मैंने फर्स्ट ईयर के टाइम में मैं कोटा IIT के लिए कोचिंग करने के लिए गया था, लेकिन केवल 1 वर्ष ही मिल पाया, तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। यद्यपि मेरे को AEEE टाइप कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ जो बांदर सिंदरी है वो मिली थी, लेकिन अपनी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमियों को देखते हुए और अपने परिवार के बड़े सदस्य या बड़े भैया होने के नाते अपने छोटे भाइयों के प्रति जो जिम्मेदारी मेरे को महसूस हुई, उसमें मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का फैसला खारिज किया। और उसके बाद में मैंने कॉलेज कंटिन्यू की, बट कॉलेज के टाइम से मैं सर जब सेकेंड ईयर में था, तब से मैंने मतलब निजी संस्थाओं में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से पहले आप हाँ, साइंस ही साइंस से थे सर। अच्छा। तो मैंने लगभग सर 2 या 3 वर्षों तक फिजिक्स पढ़ाई। और पढ़ाना इसलिए था सर कि क्योंकि मैं पढ़ा के अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया। ठीक है, और मेरे छोटे भाइयों को उस समय सीखकर कोचिंग करने के लिए भेजा, और उसमें से ये हुआ कि अब देवी देवताओं की, माता पिता का ये आशीर्वाद रहा कि एक भाई का सिलेक्शन हो गया 7 से 8 महीने के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। अरे वाह। उस समय वो फॉरेस्टर बना, अभी वर्तमान में रेंजर की पोस्ट पे कार्यरत है। और एक छोटा भाई जो पटवारी के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था, तो वो उसी वैकेंसी के अंदर 1.5-2 वर्ष के अंदर वो पटवारी के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया। मेरा ये था कि सर मैं हर रोज़ सुबह अपने भाइयों को सुबह 4 बजे, चाहे मैं कहीं पे रहूँ वो कहाँ पे रहे, मैं सुबह 4 बजे फ़ोन करके उनको उठाता था। अरे, कि आप उठो, बस अब पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन मैं हमेशा उनको मतलब एज ए मतलब बड़ा भाई होने के नाते कि कैसे पढ़ना है, क्या मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, ऐसे गाइड करता था। लेकिन एक किस्सा है सर कि वो जब सिक्कर पढ़ रहे थे, उस समय मैं कुचामन सिटी में पढ़ा रहा था। घर वालों ने क्या किया, लड्डू बनाए थे सर्दी के मौसम में, गोंद के लड्डू। हाँ। तो वो मेरे को लड्डू में गांव से कुचामन लेके आ गया, मेरे को सिक्कर लेके जाने थे। ठीक है, तो मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया कि आपको जब भी टाइम मिले आप कुचामन आ जाना और ये लड्डू लेके चले जाना। तो जो मेरा पटवारी भाई है, उसका एक स्टेटमेंट आया फ़ोन पे, उसने कहा कि यार लड्डू तो ले आएंगे बट खाएंगे कब, टाइम ही नहीं है। अरे, फिर मेरे को लगा अब इनको गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उनके अंदर वो मोटिवेशन आ गया है, अब ये अपने आप क्या ले लेंगे बताओ, सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब दोनों भाई सफल हुए, उसके बाद में सर मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी वापस प्रारंभ की। उसके बाद में मैं दिल्ली गया यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, और वहाँ यूपीएससी प्रिपरेशन में मैंने पूरा संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य पूरा पढ़ा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में सर पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने मतलब एज ए सब्जेक्ट या एज ए कैरियर इसको चुना 2020 में सर। तो मतलब उसको चुनने के पीछे क्या कारण रहा वो पॉलिटिकल साइंस को चुनने के लिए, और मतलब क्या प्रेरणा रहेगी पॉलिटिकल साइंस? सर इसके पीछे का ये था कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमें पढ़ना ही पड़ता है। राइट। दूसरी बात है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में थोड़ा अवेयर हमें रहना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे मेरे को लगा कि यार थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मेरा रुचि है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने क्या कि जब 2021 के टाइम की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, तो मैंने उसको टारगेट करते हुए मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने कि अब पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। ठीक है, और मैंने पॉलिटिकल साइंस में प्रथम दृष्टिया सर राजेश मिश्रा सर हैं दिल्ली के, उनसे कभी अभी ऑफलाइन नहीं मिला हूँ। मेरी एक इच्छा है कि अपने गुरु से मतलब उनसे तौर पे बिल्कुल मिलना मिल के आऊँगा सर। उनकी क्लासों को सर मैंने कम से कम 50 बार सुना है सर, एक ही क्लास को कम से कम 50 बार। मतलब मेरे को यहाँ तक याद है कि इसके बाद में सर का ये स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे सर का ये डायलॉग आएगा। उनकी पूरी जो शैली है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस की एंटर ही करवाई है वो राजेश मिश्रा सर है। लेकिन क्योंकि जब मैंने उनकी क्लासें ली तो यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप में है। ठीक है,
लेकिन हमारे यहाँ आरपीएससी का कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा फैक्चुअल डाटा और है। ठीक है, तो सर मैंने उस एग्ज़ाम के अंदर पिछले एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। उसी टाइम में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, तो पहले एग्ज़ाम में मेरा जेआरएफ भी हो गया। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा वो भी मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। लेकिन क्योंकि ये हुआ कि जब तक हमारा एग्ज़ाम हुआ तब तक बीएड का रिजल्ट नहीं आ पाया था मेरा। अच्छा, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट हो गया था और अच्छी नंबर थे मेरे, जहाँ तक है मैं अंडर 100 रैंक के अंदर मेरा सिलेक्शन था। ओके। ठीक है, बट फिर मैं एलिजिबल नहीं हो पाया और उसी का परिणाम ये रहा कि मैं कलाम संस्था जयपुर के अंदर आया। अरे वाह, तो फिर जो एडी सर नाम पड़ा वो कलाम में आने के बाद पड़ा आपका? नहीं सर, जिन्होंने ये नाम दिया है अभी वो स्वर्ग में हैं। अच्छा। मैं जब फिजिक्स पढ़ा रहा था तो उस समय हमारे एक सर पढ़ाते थे बायोलॉजी। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को सर ये नाम दिया था। अच्छा, ठीक है, तो आपकी शॉर्ट फॉर्म हुई, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? सर मेरा पूरा नाम अमराराम धूण है। अच्छा, हाँ, तो उससे ए और डी हो गया है एडी सर। हाँ। नहीं नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ये चीज़ें हैं, माइलस्टोन है ज़िंदगी के अंदर, जो कुछ कर गुजरते हैं, जिनकी इच्छा होती है, जो एक गोल सेट करके चलते हैं, वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। वो एक डायलॉग था ना, आपने सुना हो तो, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वही चीज़ें जो है जीवन के अंदर सर एडी सर के हमारे दिखती है। परंपरा इन्होंने पूरी निभाई, गुरुओं का आदर करना, गुरुओं का आदर जो है शुरू से रखा। प्रतिष्ठा, जो घर की प्रतिष्ठा थी उसे आगे बढ़ाया। मतलब यही नहीं कि एडी सर भी दूध ही बेच रहे हैं या किराने की दुकान पे बैठ रहे हैं, इन्होंने आगे बढ़ाया, आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं। अनुशासन पूरे जीवन के अंदर, पूरी जर्नी के अंदर, पूरी बातों के अंदर झलक रहा है। आप खुद देख सकते हैं, खुद 3 बजे उठ के पढ़ना, भाइयों को उठाना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है, सीखने योग्य बातें हैं। आप भी सीखिए अपने जीवन के अंदर जो है इन चीज़ों को उतारिए। सर आज के युग के अंदर मैं देखता हूँ, पॉलिटिकल साइंस आपने सब्जेक्ट ले रखा है, तो पॉलिटिकल साइंस सब जगह है, अगर समझना चाहें इस चीज़ को, देखना चाहें, क्योंकि जिस तरह से जो राजनीति चल रही है, जो राजनीतिक इतिहास होता है उसको पढ़ते हैं, राजनीतिक जो उतार चढ़ाव आता है, जो चीज़ें आती है, किस तरह से लेते हैं आप इसको? सर जैसे पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट हैं उसके जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर हमारे सर 10 यूनिट हैं और स्पेशली अभी मैं कलाम संस्था में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, भारत का संविधान। सर मेरी जो फेवरेट लाइन है क्लास में हमेशा मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो है ये भारत का संविधान नहीं है सर, ये एक क्रांति का दस्तावेज है। अच्छा, क्रांति मीन्स सर परिवर्तन का दस्तावेज है। निश्चित तौर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसने हमारे देश में अनेक प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए हैं। बिल्कुल सर मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि ये संविधान की भूमिका है जिसके कारण मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक देशवासी को क्या दी सर, अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें सर 2 शब्द लिखे हैं, एक प्रतिष्ठा। पहली बात तो सभी देशवासियों का स्टेटस क्या है, एक समान है, और उससे भी बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को एक समान क्या दिए बताओ सर, अवसर दिए। और उस अपॉर्चुनिटी जब लोगों को मिली तो गांव की मजदूर का बेटा, किसान का बेटा आज बड़े बड़े मंचों पर पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, तो ये सर एक तो भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन की। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जैसे सर वैश्विक स्तर पर जो दैनिक जो परिस्थितियां बदल रही है, जो वैश्विक संघर्ष चल रहा है, अगर इन वैश्विक संघर्ष को जानना है तो इसके पीछे का कोई ना कोई सर राजनीतिक इतिहास होता है। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जिसके कारण से वर्तमान में समय में कोई ना कोई घटनाएं क्या हो रही है, घटित हो रही है। और आम जीवन में भी हम कहीं पे भी बैठते हैं और कोई दोस्त अगर कुछ भी ऐसे बोलता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई राजनीति मत कर। तो इसका मीनिंग है राजनीति तो हमारे बिल्कुल बातों में घुली हुई है, हमारी खून में घुली हुई है। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि सर समाज की व्यवस्था में जो बदलाव कर सकती है वो राजनीतिक व्यवस्था ही है। इस राजनीतिक व्यवस्था को बनाया इसलिए गया है, शासन प्रशासन को बनाया इसलिए गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का पर्पज ही है कि हमारे देशवासियों को न्याय देना है, स्वतंत्रता देनी है, समता देनी है और बंधुत्व जैसी भावना की स्थापना करनी है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है सर। निश्चित तौर पर 2 साल 11 महीने 18 दिन। यस सर।
संविधान को बनने में लगे। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति भारत के अंदर जो है उसको हर तरह का अधिकार मिले। सर्वप्रथम जैसे समानता का अधिकार, मूलभूत सुविधाएं जो है सभी लोगों को मिले जो देश के अंदर रह रहे हैं। यही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी चीज़ों को पढ़ेंगे, अवेयर होंगे, और निश्चित तौर पे अगर आप प्रॉपरली अवेयर होंगे तो हम स्वस्थ समाज की स्थापना करेंगे। वो स्वस्थ समाज ही मिलके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि समय की भी अवधि है, सर जाते जाते एक मैसेज युवाओं को, स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं, अपना गोल सेट करके बैठे हैं, किस तरह से आप जो है एक मैसेज देना चाहेंगे? सर, एक तो सबसे बड़ा मैसेज जो मैं अपने जीवन से देना चाहूँ वो तो ये है कि हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है सर। निश्चित तौर, ठीक है, आप बेस कठिन मेहनत करते जाइए, ठीक है, देना ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। अब आप मेहनत करते जाओगे तो रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जैसे मैंने कैसे सर फिजिक्स, उसके बाद में संस्कार साहित्य और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, तो डेस्टिनी इधर लेके आनी थी, बट मैंने सर हार्डवर्क करना कभी नहीं छोड़ा। दूसरा सर, जो मैं अपने माता पिता से शिक्षा युवाओं को देना चाहूँगा, सर मैंने अपने पिताजी के हार्डवर्क को देखा है, किस प्रकार से उन्होंने किसान का काम करके, मजदूरी का काम करके और हमको पढ़ाया है। मतलब एक अनपढ़ इस सेंस में बोल सकते हैं कि वो स्कूल नहीं गए होंगे, बाकी उनके पास में जो जानने की इच्छा है और उनका जो पेशेंस लेवल है सर, उनका हमेशा ये एक ही बोलना था, आप कठिन मेहनत करते जाओ, हार्डवर्क करते जाओ, ठीक है, देना सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। बिल्कुल। और उसके बाद में सर मैं हमेशा स्टूडेंट लोगों को भी ये बोलता हूँ कि जब भाई हमारे माता पिता संडे की छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो हम संडे की छुट्टी किस बात के लिए? बहुत अच्छी बात। स्टूडेंट लाइफ में तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी को मैंने कभी संडे की छुट्टी लेते हुए देखा ही नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि हम दुनिया के लिए केवल एक व्यक्ति हो सकते हैं, एक वस्तु मात्र हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी माता पिता के लिए एक दुनिया है। बिल्कुल। तो जब भी हम मेहनत करें तो कोई वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं हो सकता है, कोई रील मोटिवेशन के लिए नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो हमारा माता पिता का हार्डवर्क है। बिल्कुल। और उसके बाद में जो ये सफलता मैंने पाई है वो पहले मैंने अपने छोटे भाइयों को सपोर्ट किया, फिर छोटे भाइयों ने मेरे को सपोर्ट किया, और आज भी हम गांव में जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जॉइंट फैमिली किस प्रकार से एक कलेक्टिव वे में सपोर्ट करके आपको सभी सदस्य विन विन सिचुएशन में हो सकते हैं। बिल्कुल। ये भी स्टोरी से सर पता चलता है। उसके अलावा मैं अपनी इस जर्नी का पूरा योगदान आज तक मैंने जिन गुरुजनों से ठीक है अध्ययन किया है उन सभी गुरुजनों को देना चाहता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही सर ने। देखिए, हम कहते हैं ना, शिक्षा का सबसे पहला स्टेप परिवार, घर, माता पिता। सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि माता पिता ही संडे को छुट्टी नहीं लेते तो हम क्यों लें। तो ये सीखने वाली बातें आप सीखिए। आप में लगन है, आप सपने देखते हैं, बिल्कुल देखिए, लेकिन सपनों के लिए उठिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने मेहनत करी है उसने सफलता ज़रूर पाई है। आप भी सफल होंगे, ज़रूरत है तो मेहनत करने की। बहरहाल हम पॉडकास्ट में एक बार फिर मिलेंगे। सर, आज आप यहाँ पधारे, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम हमारी जर्नी में फिर एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, नए मुकाम पे बात करेंगे, नई चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।